फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं आज की क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 में ले रहा हूँ, डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है। पेज नंबर जो न्यू एडिशन है उसमें 426 पेज नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर है 20। चलिए, हम जानते हैं कि जब भी विघटन होता है, ठीक है, जब भी विघटन होता है तो सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। उसके बाद बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर आपको नहीं पता है तो इस सीक्वेंस को थोड़ा लिख लीजिए कहीं पर, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद बनता है कैश अकाउंट, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट। ये अकाउंट सारे बनते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, तो जो बैलेंस शीट में सबसे पहले समझना है कि बैलेंस शीट को खाली करना है। तो रियलाइजेशन में क्या ले जाते हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी, ठीक है, ये हम उठा के ले जाते हैं। हम इस एसेट में कैश छोड़ देंगे, कैश नहीं ले जाएंगे क्योंकि कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। लायबिलिटी से पार्टनर का कोई भी पैसा, पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो पार्टनर का कैपिटल हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, ये सब हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है। ये सब इस अकाउंट में नहीं जाएगा, इस सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ तक कि पार्टनर का जो लोन है वो भी इस अकाउंट में नहीं जाएगा। किस अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये सीधे पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये कहानी है छोटी सी, बस छोटी सी कहानी है। थोड़ा सा आप समझने का अगर प्रयास कर लें तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है आपको पता है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अगर जर्नल करने के लिए कहा है तो जर्नल भी करेंगे, और अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो आप अकाउंट्स भी बनाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। फटाफट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपके पास एसेट है, जो भी है, चलिए देखते हैं। आपको बनाना है वसूली खाता। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आपको सबसे पहले फॉर्मेट खींचना होगा, क्लियर। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट होगा, आप एक बार देख लें, राइट, है ना। आइए, ये होगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पार्टिकुलर लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। बहुत आसान है, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, क्लियर। यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास एसेट है बैलेंस शीट के अंदर, उसको उठा कर ले आइए। अब एसेट में क्या क्या है आपके पास? गुडविल है, तो गुडविल लिखिए, जो भी एसेट है गुडविल लिख दिया हमने। गुडविल का अमाउंट कितना है? 80,000 है, लिख देंगे। आप नोट भी करते चलें साथ में। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये कितना है? ये भी 80,000 है, तो ये भी हम लिख देंगे। उसके बाद स्टॉक है, भाई स्टॉक है ये, तो ये भी स्टॉक भी लिख देंगे, इससे भी पैसा वसूल होगा। अब जिससे पैसा वसूल होगा वो सबको लिख देंगे। उसके बाद डेप्टर्स है, डेप्टर को भी लिख देंगे, ये कस्टमर होते हैं हमारे, जिनके हमारा ड्यूज होता है, वो भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप कैश को नहीं लिखेंगे, कैश या बैंक को नहीं लिखेंगे, ये सेपरेटली इस अकाउंट में लिखाएगा, राइट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये इस अकाउंट का बैलेंस है, छोड़ देंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है, अगर आपके पास 2 कंडीशन है। अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड में क्लेम से ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो इसको आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाइए, क्योंकि आपका प्रॉफिट बच रहा है। लेकिन अगर ये क्लेम से कम पैसा है, ठीक है, क्लेम से कम पैसा है, क्लेम ज़्यादा है और ये कम है, तो आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ले चलिए, ठीक है। तो एज ए लायबिलिटी आप रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ले जाइए, बस क्लेम चेक कर लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 80,000 का है, WCF, ठीक है, ये 80,000 का है। और जो क्लेम हुआ है बाहर में लिखेंगे, देखिएगा, वर्कर्स ने क्लेम किया है, ये पैसा रखा रहता है वर्कर्स के लिए 85,000 का, मतलब वर्कर्स ज़्यादा का क्लेम कर रहे हैं, क्लियर। तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा 85,000, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले चलते हैं एज ए लॉस। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व जो भी रहेगा, इसको हम ले चलते हैं। 50,000 यहाँ दिखा देते हैं,
ठीक है। उसके बाद चलिए हो गया क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दायित्व में बस अच्छा एक क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स आप दिखाइए, क्रेडिटर्स क्या होता है? कर्ज होता है, ठीक है, 50,000 का। अब क्या करना है भाई? वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो है 80,000 का, यहाँ 80,000 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये सारी एसेट को बेचते हैं, वसूली जैसे हो जाए, कैश के रूप में हो जाए या कोई पार्टनर ले ले। अब देखिए यहाँ पे कहता है पी ने भूमि एवं भवन को नगद भुगतान करके 1 लाख में लिया। भाई उसने पार्टनर वो जरूर है लेकिन वो पेमेंट कर दिया, मेरी बात ध्यान से समझना, वो पार्टनर जरूर है लेकिन वो पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो पेमेंट कर दिया, बात खत्म, कैश ले लीजिए। अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो कैश लेने में आपको कोई दिक्कत है क्या? लिखिए बाय कैश। और सारा हिसाब बैंक अकाउंट से हो रहा है तो बाय बैंक लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर आप कैलकुलेशन करते चलिए। लैंड एंड बिल्डिंग से आपको 1 लाख मिला, भले ही पार्टनर था लेकिन आपको पैसा दे दिया है। तो ये मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर छोटा सा, और बैंक में रख दूंगा पैसा। स्टॉक का विक्रय 50,000 में हुआ तो स्टॉक को 50,000 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देनदारों से ख्याति मूल्यहीन पाया गया। ख्याति जो है वो 40 का 40 था लेकिन 40 में से 1 रुपया भी नहीं मिला, तो छोड़ देंगे, ख्याति का काम हो गया लेकिन ख्याति से पैसा नहीं मिला, ठीक है ना। ख्याति सॉरी, ये जो गुडविल है ये मूल्यहीन पाया गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, तो नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देनदारों से 78,000 रुपया पैसा वसूल हुआ, तो डेप्टर से आप 78,000 वसूल कर लीजिए, 78,000, ठीक है। उसके बाद लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया और कामगारों का क्षतिपूर्ति जो है वो 85,000 रुपये किया गया, ठीक है भाई। ये सारी एसेट का कैलकुलेशन हो चुका है, सारा एसेट आपने सेल कर दिया, गुडविल आपका ख़त्म हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग से पैसे आ गए, स्टॉक से पैसे आ गए, डेप्टर से पैसे आ गए, ठीक है ना। अब हमें पेमेंट करना है। पेमेंट के बारे में, पेमेंट करने के लिए आप 2 में आते हैं, ठीक है। अगर आप नगद पेमेंट कर रहे हैं तो 2 बैंक या कैश लिखिएगा। ये आपने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है ना, ये आपने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया। सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,28,000, हाँ 2,28,000, ठीक है ना। तो ये टोटल कैश कितना हो गया? 2,28,000 रुपया। ये हमने कैलकुलेशन अंदर में ही किया। अब पेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट में कुछ कहा है, देखिए कहता है कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान करिए और वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 85,000 है, तो WCF का क्लेम 85,000 हो गया। उसके बाद लेनदारों को मतलब क्रेडिटर्स को आप पूरा पेमेंट करिए, ठीक है। पूरा पेमेंट मतलब 50 का 50, क्लियर, 50,000 का 50,000 दिखा देंगे, हो गया। ये 85,000, ये 50,000, ये हो जाएगा 1,35,000, ठीक है। हरी बात समझ में? चलिए हो गया। अब हम लोग कर लेंगे इसका बैलेंस। पेमेंट हो गया, और कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, और कोई वसूली करने की ज़रूरत नहीं है। वसूली से हमको इतने पैसे मिले, पेमेंट से हमको इतने पैसे मिले, ठीक है। ये बाहर में लिखा रहेगा, ये भी बाहर में लिखा रहेगा, लेकिन ये जो टर्म है जो हम बैलेंस शीट से उठा रहे हैं वो बैलेंस शीट के अंदर रहेगा, ये बैलेंस शीट के अंदर रहेगा। चलिए तो नोट करिए, हम बैलेंस करते हैं। तो अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में देखते हैं कैसे बैलेंस करना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाले को जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे आप तो आएगा 3,95,000 395, 3,95,000। फिर आप इसको उठा के इधर ले आएंगे, 3,95,000 ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस सबको घटाएंगे। जब आप घटाइएगा तो आपको 37,000 रुपया आएगा बैलेंस, ठीक है, 37,000। अब इस बैलेंस को क्या लिखेंगे, तो ये आपका रिजल्ट है, इसको लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन लॉस। और इसको ट्रांसफ़र करेंगे जो पार्टनर का नाम है P और Q, ठीक है, P के कैपिटल अकाउंट में और Q के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्लियर। अब कितना पैसा आ रहा है भाई, तो 37,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, जो रेशियो है 3:2 में, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7400 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 22,200। तो ये लिख देंगे 22,200, राइट। क्या लिखेंगे? 22,200। उसके बाद
14,800। तो ये फाइनल रिजल्ट है इस अकाउंट का जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और आप जानते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर लॉस में गया है तो उससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, माइनस होगा। और जब माइनस होगा तो वो कहाँ लिखाएगा, माइनस होगा तो लिखाएगा वो डेबिट में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कैपिटल अगर माइनस हो रहा है तो कहाँ लिखाएगा, डेबिट में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब बनाते हैं भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, इस साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। दो ही नाम है, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक है, और ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। क्लियर। तो आप जानते हैं कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। मतलब कैपिटल माइनस होगा तो डेबिट में, कैपिटल जब प्लस में रहेगा तो क्रेडिट में, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकुलर लिख लीजिए, यहाँ पर P लिखिए, ये Q, फिर ये पार्टिकुलर लिखिए, ये P लिखिए और ये Q, ठीक है। तो इसके बैलेंस में जो पैसा होगा कैपिटल में, जो कि पहले से बैलेंस शीट में पैसा है, कैपिटल अकाउंट में पैसा होगा, कैश होगा, जो भी बैलेंस होगा, इसका बैलेंस दिया हुआ है 80,000, 70,000। तो P और Q का बैलेंस आपको दिया है बाय बैलेंस BD 80,000 और 70,000। ये पहले से था, मतलब ये प्लस में है, क्लियर। और ये क्रेडिट में है, तो क्रेडिट मतलब प्लस। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब जब जब इसके अकाउंट से हम पैसा माइनस करेंगे तब तक डेबिट में दिखाएंगे, और जब जब प्लस करेंगे तब तक क्रेडिट में दिखाएंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या करना, और कुछ बैलेंस शीट में है नहीं। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी पार्टनर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। ये पार्टनर को गया है, बाकी सब रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट हुआ है। एक बंदे ने एसेट लिया भी था लेकिन उसने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो नहीं देगा पैसा तब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ बैलेंस शीट से और कुछ हमको मिला नहीं। बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है तो हम बांट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो हम ये जो टोटल लॉस है इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर पार्टनर को लॉस होगा तो उसका कैपिटल माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो डेबिट में लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, रियलाइजेशन लॉस, ब्रैकेट में लॉस लिखिए। हालांकि ये अकाउंट का पैसा है, रियलाइजेशन अकाउंट का पैसा है, तो 22,200, क्लियर, और 14,800 हो गया। अब कर लेंगे इसका बैलेंस, और कुछ है नहीं, और जो बैलेंस आएगा उसको पेमेंट कर देंगे। लास्टली हम लोग कैश अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 80,000 और 70,000। देखिए 80,000 और 70,000, तो यहाँ 80,000 लिखेंगे, यहाँ 70,000 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 80,000 लिखेंगे और यहाँ 70,000 लिखेंगे, और इसको घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे तो यहाँ आएगा टू कैश, ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा इसका बैलेंस। तो फाइनल पेमेंट इसको कहते हैं। इसमें से इसको घटाइएगा तो 80,000 में से इसको घटाइएगा 0 0 8, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 57,800। इसको घटाएंगे 0 0 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है, क्लियर है ना। 55,200 ये पेमेंट कर दिए। अब हम लोग लास्टली कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट बनता है। लगे हाथ इसको भी देख लीजिए, कैश अकाउंट बनता है। तो कैश अकाउंट को कैसे खींचते, सिंगल अकाउंट है ये, तो ये बस एक अमाउंट लेंगे हम, ठीक है, और कैश अकाउंट की जगह पे यहाँ बैंक अकाउंट लिखिए, क्योंकि आपका हिसाब बैंक से हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हमने कैश लिखा है वहाँ वहाँ बैंक आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैंक लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो कैपिटल का बैलेंस होता है ना वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जो एसेट होता है उसका जो बैलेंस होता है पॉजिटिव, वो डेबिट होता है। बस इतना ध्यान में रहना आपको, ठीक रखना होगा। तो इसका टू बैलेंस BD जो पहले से है वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि अगर इसका पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है, और नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होने का मतलब ये है कि जब जब पैसा आएगा डेबिट में लिखाएगा, और जब जब पैसा जाएगा माइनस होगा वो क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है। अब पैसा कहाँ से आएगा,
तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट में जो पैसा रखा है 20,000 वो आप दिखा दीजिए, टू बैलेंस BD 20,000 रुपये। उसके बाद आपको पैसा यहाँ से आया, ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा वसूल हुआ तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ऐसे भी आप देखिए बैंक अकाउंट अगर रियलाइजेशन में बाय में है तो बैंक अकाउंट के अकाउंट में रियलाइजेशन टू में आएगा उल्टा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लिख देंगे, कितना है भाई 22,800, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इधर, पेमेंट हुआ है कुछ, तो जिस तक पेमेंट हुआ है टू बाय बैंक लिखा है तो बाय रियलाइजेशन लिख देंगे, ठीक है। पेमेंट हुआ है मतलब अकाउंट माइनस में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। कितना है तो 1,35,000। अब भाई और कहाँ कैश लिखा है या बैंक लिखा है, यहाँ रहा, तो इसमें भी पेमेंट हुआ है PQ अकाउंट में, तो PQ के अकाउंट में अगर बैंक टू में है तो बैंक के अकाउंट में PQ बाय में रहेगा उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पीच कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 22,200 और 14,800। अब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने पर जो पैसा आएगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ते हैं क्या होता है देखते हैं। ये 2,28,000 है, ठीक है। यहाँ जीरो, एक और जीरो पड़ेगा, ये जीरो कर दीजिएगा। 2,28,000 और 20,000 2,48,000, 280,000 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो 4 2 6 6 5 11, नहीं आ रहा है भाई, क्या आना चाहिए भाई। अच्छा, फाइनल पेमेंट PQ का जो है वो गलत हमने लिख दिया। PQ का फाइनल पेमेंट ये है ना 57,800 55,200, 57,800 और 55,200 ये है ना। तो ये हो जाएगा 7 5 12 5 17, ये भी आ जाएगा 2,48,000, ठीक। नोट कर लीजिए इसको।